हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हम लोगों को यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हम लोग ये ऊर्जा जो भी हम लोग ज्ञात करते हैं उसके लिए कोई ना कोई निर्देश पॉइंट लेते हैं, उसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं। अगर निर्देश बिंदु हमारा बदल जाए तो ऊर्जा भी बदल जाती है, वो चाहे गतिज ऊर्जा हो और या स्थितिज ऊर्जा हो। उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें हम देखते हैं कि अगर हमने अपना ऊर्जा का जो जीरो बिंदु है, जो निर्देश बिंदु है, वो हम बदल देते हैं तो उस वस्तु की ऊर्जा अपने आप बदल जाती है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी तल से प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल की ऊंचाई दी हुई है। ये हमारा पृथ्वी तल है, ये इसका प्रथम तल, द्वितीय तल और ये तृतीय तल, ये तीन तल है। यहाँ से ये हमारा पृथ्वी तल है, ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर दिया है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर दिया हुआ है ऊंचाई। एक वस्तु है, ये व्यक्ति है जो 50 किलो का है, वो ये आपका पृथ्वी तल है, भूतल, ये फर्स्ट है। ये आपका सेकंड तल है, ये इसका थर्ड तल है। इसमें पूछा है कि व्यक्ति तृतीय तल पर है, व्यक्ति यहाँ है तृतीय तल पर, और द्वितीय तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। द्वितीय तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, इसके सापेक्ष, यानी हमने जीरो ऊर्जा इसको मानी है, यहाँ पर इसके सापेक्ष ऊर्जा निकालनी है। तो यह है आपका पहला, फर्स्ट, द्वितीय तल के सापेक्ष ऊर्जा, द्वितीय तल के सापेक्ष ऊर्जा यम, जी और एच की जगह हो जाएगा इसके बीच की दूरी। ये यहाँ से यहाँ तक है 15, ये यहाँ से यहाँ तक है 10, तो 15 और -10 यानी 5, तो हो गया 50 × 10 × 5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, क्योंकि ये दूरी यहाँ से 15 है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 10 है, इसलिए दूरी हो गई 5। ये 5 है और ये हो गई स्थितिज ऊर्जा उस व्यक्ति की। 5 × 25 12। यह द्वितीय तल के सापेक्ष ऊर्जा। फिर है एक दूसरा भाग इसका है, तृतीय तल पर है। व्यक्ति तृतीय तल पर ही है, जैसे पहले था वैसे अब भी है। भूतल के सापेक्ष ऊर्जा, इसके सापेक्ष ऊर्जा निकालनी है। भूतल, भूतल के सापेक्ष, भूतल से तृतीय तल की ऊंचाई है 15 मीटर। तो ये हो गया यम जी एच 50 10 और इंटू 15। यहाँ पर व्यक्ति तृतीय तल पर है और इसके सापेक्ष इसकी ऊर्जा निकालनी। व्यक्ति वही है, स्थान भी वही है, लेकिन ऊर्जा बदल गई। वो इसलिए बदल गई क्योंकि नापने का हमारा स्थान बदल गया। ये हो गया 15 × 5 = 75। 3 गुना ऊर्जा हो गई। पिंड वही, स्थान वही, किंतु हमारा जो निर्देश बिंदु है, हमारा जो नापने का बिंदु है,
हमारा जो जीरो ऊर्जा स्तर है वो बदल गया। तीसरा है प्रथम तल पर है, व्यक्ति प्रथम तल पर है। प्रथम तल पर है। अब भूतल के सापेक्ष व्यक्ति यहां है, भूतल के सापेक्ष। तो पहला है भूतल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा, भूतल के सापेक्ष है यहां प्रथम तल पर। अब भूतल से इसकी ऊंचाई है 5 मीटर। ये हो गया यम जी एच बराबर 50 इंटू 10 इंटू 5 बराबर 2500 जूल। फिर व्यक्ति यहां पर है द्वितीय और तृतीय तल के सापेक्ष, इसके सापेक्ष ऊर्जा और तृतीय तल के सापेक्ष ऊर्जा। तो द्वितीय तल यानी अपने जीरो ऊर्जा को द्वितीय तल पर माना है। द्वितीय तल के सापेक्ष यू यम जी एच, यम तो हो गया हमारा 50, जी है 10। लेकिन यहां एच देखिए, व्यक्ति यहां है प्रथम तल पर है, नापना है द्वितीय तल के सापेक्ष। द्वितीय तल के सापेक्ष, द्वितीय तल से प्रथम तल की ऊंचाई है 5 मीटर। ये नीचे की तरफ है, ध्यान रखें, यह है 5 मीटर। ये हो जाएगा -5, क्योंकि अब नीचे आ रहे हैं, नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक होगी, ऊपर की धनात्मक होगी। तो यह हो गया आपका 5 × 5 = 25। व्यक्ति यहाँ है। जब इसकी तुलना में हम देखेंगे तो इसकी ऊर्जा हमको इतनी दिखाई पड़ेगी द्वितीय तल के सापेक्ष। फिर ये तृतीय तल के सापेक्ष, और इसी प्रकार तृतीय तल के सापेक्ष। तृतीय तल के सापेक्ष ऊर्जा यम जी एच 50 10। अब ऊंचाई तृतीय तल के सापेक्ष, तृतीय तल से यहाँ की ऊंचाई हुई 5 + 5 बराबर -10। ये -10 है और इसलिए आएगा -50 0 0 जूल -5000 जूल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वास्तव में जो ऊर्जा होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि ऊर्जा को हम नाप कहाँ से रहे हैं, और उसी के सापेक्ष वो ऊर्जा बदल जाती है। इसी प्रकार गतिज ऊर्जा में भी है कि अगर व्यक्ति जा रहा है कार पर बैठ के, उसी कार पर हम भी हैं, तो हमारे सापेक्ष उस व्यक्ति की चाल तो 0 होगी, इसलिए उसकी ऊर्जा हमारे तुलना में 0 होगी। लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष उस व्यक्ति की चाल होगी वही जो कार की चाल होगी, और इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा होगी ½ mv²। तो इसलिए निर्देश बिंदु या नापने का बिंदु या 0 स्तर ऊर्जा का जहाँ है, उसके नापने पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु की ऊर्जा कितनी होगी। इसके बाद यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। संरक्षण का मतलब ये हुआ कि जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा है वो 2 रूपों में रहती है, स्थितिज ऊर्जा
और गतिज ऊर्जा। जो भी ऊर्जा है वो इन्हीं दो रूपों में होगी, या तो वो गतिज ऊर्जा के रूप में होगी और या स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी। अब गतिज और स्थितिज ऊर्जा में आपस में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती। या तो गतिज का स्थितिज हो जाएगा और स्थितिज का गतिज हो जाएगा। इसी को कहते हैं संरक्षण, कि जो ऊर्जा है वो सदैव टोटल ऊर्जा संरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, यदि कोई कण संरक्षी बल क्षेत्र में है, गुरुत्वीय क्षेत्र में है, विद्युतीय क्षेत्र में है या चुंबकीय क्षेत्र में है, यदि कोई कण संरक्षी बल क्षेत्र में है और उस पर नेट बाह्य बल शून्य है। बाह्य बल लग रहा है लेकिन टोटल जो बाह्य बल है वो शून्य है। टोटल इस प्रकार का जो निकाय होता है उसे हम विलगित निकाय कहते हैं। यानी कोई कण संरक्षी बल क्षेत्र में है और उस पर नेट बाह्य बल शून्य है, अर्थात वो एक विलगित निकाय है। संरक्षी बल द्वारा कार्य, संरक्षी बल द्वारा होने वाला कार्य ऋणात्मक होगा और वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में उतनी कमी करेगा। इसलिए संरक्षी बल द्वारा कार्य कण की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है और इसीलिए संरक्षी बल द्वारा कार्य W बराबर माइनस डेल्टा U उस कण की स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन है, या डेल्टा U इक्वल टू W। यदि वस्तु पर नेट कार्य यदि वस्तु पर नेट बल कार्य करता है तो होने वाला कार्य उस कण की गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। ये ऊर्जा कार्य प्रमेय वस्तु पर कुल बल द्वारा कार्य, कुल बल द्वारा कार्य यानी
कुल बल द्वारा काम यानी W और प्लस WEXT। एक्सटर्नल बल लग रहा है, अगर संरक्षी बल के अतिरिक्त कोई बल लग रहा है तो उसके द्वारा भी कार्य होगा। जैसे यहाँ पृथ्वी का ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, कोई कण रखा है तो उस पर पृथ्वी तो बल लगाती है, और वो अगर कण चलने के लिए मुक्त होगा तो पृथ्वी उसको विस्थापित करेगी, उसको कार्य करेगी। लेकिन यदि बाहर से हमने बल लगा कर उसको ऊपर ले गए या उसको नीचे ले गए तो बाह्य बल भी कार्य करता है। तो वस्तु पर कुल बल द्वारा कार्य, कुल बल यानी बाह्य बल प्लस संरक्षी बल। कुल बल का मतलब हुआ बाह्य बल प्लस संरक्षी बल, संरक्षी बल प्लस बाह्य बल। कुल बल का मतलब ये हुआ वस्तु पर कुल बल द्वारा कार्य W प्लस WEXT, और ये बराबर होता है गतिज ऊर्जा परिवर्तन। ये ऊर्जा कार्य प्रमेय से ऊर्जाकार प्रमेय से इतना होगा, परंतु नेट बाह्य बल शून्य है। चूंकि नेट बाह्य बल शून्य और इसीलिए WEXT भी शून्य हो जाएगा, और इसलिए डेल्टा K इक्वल टू W। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इसलिए कण की कुल ऊर्जा E बराबर इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से डेल्टा K प्लस डेल्टा U बराबर W माइनस W बराबर 0, या डेल्टा K प्लस U बराबर 0, और इसलिए K प्लस U बराबर नियत यानी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है और यही है हमारी कुल ऊर्जा। अर्थात किसी भी कण की, किसी भी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है। अतः किसी कण या निकाय की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है। यानी यही प्लस K प्लस U इज कांस्टेंट। K बदल जाएगा तो U हो जाएगा, U बदल जाएगा तो K हो जाएगा, लेकिन यह सदैव नियत रहेगा। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा U को प्रदर्शित करता है और ये हमारे K को प्रदर्शित करता है, तो ये यहाँ पर इस बिंदु पर U 0 रहेगा तो K का मान टोटल ऊर्जा के बराबर होगा, और यहाँ पर U का मान 0 है। यहाँ पर इस अक्ष पर K का मान 0 हो गया तो हमारी जो टोटल ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि यहाँ पर गतिज ऊर्जा 0 रहेगी, और अन्य जगहों पर दोनों का जोड़ होगा, दोनों का मिला हुआ मान होगा। फॉर एग्जाम्पल टोटल ऊर्जा अगर 100 आती है तो 100 यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा नहीं है, तो यहाँ पर सारी की सारी ऊर्जा 100 जूल गतिज ऊर्जा होगी, यहाँ पर 100 जूल स्थितिज ऊर्जा होगी,
और यहाँ पर स्थितिज और गतिज का जोड़ 100 होगा, यहाँ भी स्थितिज गतिज का जोड़ 100 होगा, यहाँ भी स्थितिज गतिज का जोड़ 100 होगा। अर्थात जो स्थितिज और गतिज ऊर्जा है उन दोनों का टोटल हमेशा स्थिर रहता है, वो संरक्षित रहती है। तो ये हो गया कि कोई भी जो है जो यांत्रिक ऊर्जा है वो सदैव संरक्षित रहती है। अब इसके लिए हम एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के संरक्षण का एक उदाहरण देखते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के संरक्षण में गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई पिंड रखा गया है। गुरुत्वीय क्षेत्र में जहाँ भी रहेगा कोई पिंड या कोई वस्तु, उस पर सदैव गुरुत्वीय बल कार्य करेगा। वो एक संरक्षी बल है और वो संरक्षी बल उस पर कार्य करता रहेगा। मान लीजिए गुरुत्वीय ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा संरक्षण एक इसका उदाहरण है। यांत्रिक ऊर्जा कैसे संरक्षित रहती। पिंड है वो यच ऊंचाई पर रखा है। यम द्रव्यमान का पिंड, यम द्रव्यमान का पिंड यच ऊंचाई पर है। यम द्रव्यमान का पिंड यच ऊंचाई पर है और इसलिए यच ऊंचाई पर मान लीजिए ये इसकी स्थिति ए है, फिर इसकी कोई दूसरी एक स्थिति है बी है और सबसे नीचे की स्थिति ये सी है। इन तीनों स्थितियों में हम इसकी ऊर्जाएं निकालते हैं और देखते हैं कि दोनों जगह एक ही ऊर्जा आती है। तो ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, एंड कुल ऊर्जा, स्थितिज प्लस गतिज सभी। तो ये बिंदु पर गतिज ऊर्जा चूंकि यहाँ स्थिर अवस्था में है इसलिए गतिज ऊर्जा इसकी यहाँ 0 है, यानी k = 0। स्थितिज ऊर्जा इसकी यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है टोटल वो यच है और इसलिए स्थितिज ऊर्जा U = है यम जी एच, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा है। और कुल ऊर्जा E = K + U, 0 + mgh बराबर mgh। इसकी ये टोटल ऊर्जा है ए बिंदु पर। आइए बी बिंदु पर देखते हैं। मान लिया ए से बी तक की जो दूरी है वो x है। इसलिए बी बिंदु पर वेग कितना होगा। बी पर वेग v = √2gh, v² = u² + 2gh। स्टार्टिंग वेग u तो है लेकिन इसमें v नहीं है, तो जो v है यहाँ पर अंतिम वेग v, स्टार्टिंग u यहाँ 0 है, इसलिए यहाँ पर जो v होगा वो बराबर है √2gh, बट
यहाँ पर यच की जगह पर है यक्स, इसलिए हो गया √2gx। इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² बराबर हाफ m इंटू 2gx। ये कट गया, इसका मान आ गया mgx। ये गतिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा B पर है, ये बिंदु A पर है, B बिंदु पर, ये B बिंदु पर आ गई। और स्थितिज ऊर्जा यहां से यहां तक की जो ऊंचाई होगी ये हो जाएगी h - x। इसलिए स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh - x, यानी mgh - mgx। इसलिए कुल ऊर्जा इस B बिंदु पर कुल ऊर्जा हो जाएगी E = गतिज ऊर्जा mgx और स्थितिज ऊर्जा mgh - mgx। ये कट गया तो ये बराबर आ गया mgh। तो यहाँ भी कुल ऊर्जा mgh आ गई, यहाँ भी कुल ऊर्जा mgh है। अब निम्नतम बिंदु पर आ जाइए, सबसे नीचे यानी C बिंदु पर। C बिंदु पर वेग v = √2gh। इसलिए C बिंदु पर गतिज ऊर्जा हाफ m v² 2gh बराबर mgh। ये गतिज ऊर्जा है। लेकिन ये पृथ्वी पर आ गया और पृथ्वी के सापेक्ष ही हम नाप रहे थे ऊर्जा, ऊंचाई 0 हो गई, इसलिए स्थितिज ऊर्जा बराबर 0। इसलिए कुल ऊर्जा हो गई mgh। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो यांत्रिक ऊर्जा है वो प्रत्येक जगह एक ही है। अंतर यह है कि यहाँ स्थिति सभी स्थितिज थी, यहाँ स्थितिज गति सभी थी, और यहाँ पर केवल गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा 0 है। तो इस प्रकार स्थिति से गतिज और गतिज से स्थितिज में बदलता रहता है, लेकिन उसकी जो ऊर्जा का टोटल है वो हमेशा वही रहता है। अब आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं संघट। एक घटना है जिसे हम संघट कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। कोलिजन या संघट प्राय हम सुनते रहते हैं। कभी दो गाड़ियां आमने सामने टक्कर ले लेती हैं तो ये कहते हैं कि इनका संघट हो गया। संघट आमने सामने भी हो जाता है, कभी कभी साइड साइड से हो जाता है। संघट में दो वस्तुएं आपस में टकरा जाती हैं और सामान्य भाषा में हम उसे संघट कहते हैं। लेकिन संघट हमारे फिजिक्स के दृष्टिकोण से संघट में दो वस्तुओं का संपर्क में आना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि दो वस्तुएं संपर्क में आए। जो अल्फा स्कैटरिंग होती है
जिसमें रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की का संघट्ट कराया था परमाणु से, वो भी संघट्ट है, लेकिन उसमें दो कण यानी अल्फा पार्टिकल और नाभिक के कण एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, दूर ही थे, और तब भी उनके बीच में अत्यधिक बल कार्य कर रहा था, तो वो भी संघट्ट है। संघट्ट में दो पिंडों का संपर्क में आना आवश्यक नहीं है। तो संघट्ट या कोलिजन जिस घटना में दो या दो से अधिक पिंड जिस घटना में दो या दो से अधिक पिंडों के बीच प्रबलतम या अत्यधिक प्रबल बल पारस्परिक बल क्षण भर के लिए अति अल्प समय के लिए कार्य करता है, उसे हम संघट्ट कहते हैं। यानी संघट्ट में बल बहुत देर तक नहीं लगा रहता, लगा बल और वस्तुएं अलग अलग हो गई, पास आई और दूर दूर हो गई, तो संघट्ट हम कह सकते हैं कि जिस घटना में दो या दो से अधिक पिंडों के बीच दो या दो से अधिक पिंडों के बीच अत्यंत बहुत ही अधिक अत्यंत प्रबल अन्योन बल यानी एक दूसरे पर लगाते हैं, आपस में लगाते हैं, अत्यंत प्रबल अन्योन बल, जिसे हम इंटरैक्टिंग फोर्स भी कहते हैं। इंटरैक्टिंग फोर्स दो या दो से अधिक पिंडों के बीच अत्यंत प्रबल अन्योन बल, आपस में एक दूसरे पर लगाते हैं, अन्योन बल अति अल्प समय के लिए कार्य करता है। अति अल्प बहुत थोड़े समय के लिए, अति अल्प समय के लिए कार्य करता है, उसे संघट्ट कहते हैं, तो संघट्ट में जो वस्तुएं होती हैं वो मान लीजिए ये दो पिंड हैं और ये दो पिंड एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, अभी इनके बीच संघट्ट नहीं हुआ, फिर ये वस्तुएं आपस में एक दूसरे के संपर्क में आ गई, और जैसे एक दूसरे के संपर्क में आती हैं इसी समय इनके बीच में अधिकतम बल कार्य करता है। यानी जो बल काम करता है वो बहुत ही अधिक बल काम करता है, और यह बल क्षण भर के लिए काम करता है। बल का अधिकतम मान इतना है, और एक क्षण भर के लिए यानी थोड़े समय के लिए ये अति अल्प समय अंतराल में काम करता है। और इसलिए इसका अगर इंस्टेंट बल निकालें तो इसका औसत बल निकाल लेंगे हम, औसत निकाल आएगा, लगभग इतना आएगा, इतना अधिकतम बल कार्य करता है, और उसके बाद फिर ये हट जाते हैं। तो यही है हमारा संघट्ट, इस घटना को ही संघट्ट कहते हैं। ये संघट्ट की घटना है, संघट्ट है, ये इसका प्रबलतम बल है, प्रबलतम बल कार्य कर रहा है,
और क्षण भर के लिए कर रहा है, ये अति अल्प अंतराल, बहुत ही अल्प समय के लिए कार्य करता है, ये बहुत छोटा समय है। हम इसी को संघट कहते हैं। संघट दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला प्रत्यास्थ संघट। प्रत्यास्थ संघट, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन। प्रत्यास्थ संघट कहते हैं जब संघट के बीच लगने वाला बल संरक्षी बल होता है। जब उनके बीच कार्य करने वाला बल संरक्षी बल होता है तो उस समय जो संघट होगा वो प्रत्यास्थ संघट होगा। अब प्रत्यास्थ संघट में पिंडों का संवेग एवं गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। गतिज ऊर्जा भी पहले जितनी गतिज ऊर्जा होगी बाद में भी उतनी ही गतिज ऊर्जा होगी। अब पहले जितना संवेग था बाद में भी उतना ही संवेग होगा। उदाहरण के तरफ के मान लीजिए ये दो पिंड हैं, इनके द्रव्यमान हैं m1 m2, इनके प्रारंभिक जो वेग हैं वो है u1 और u2, और संघट के बाद जो पिंड था m1 उसका वेग हो गया v1, और जो दूसरा था m2 उसका वेग हो गया v2। तो इसलिए इसके हिसाब से प्रत्यास्थ संघट के लिए संवेग संरक्षित रहेगा, अर्थात m1 u1 और m2 u2 संघट के पहले का संवेग और संघट के बाद का संवेग m1 v1 प्लस m2 v2। तो एक तो ये प्रत्यास्थ संघट के लिए संवेग संरक्षित रहता है और दूसरा इनकी गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, तथा हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 b1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 b2 स्क्वायर। ये दो गुण होते हैं प्रत्यास्थ संघट में, यानी उनकी ऊर्जा और उनका संवेग दोनों संरक्षित रहता है। ये तो हो गया प्रत्यास्थ संघट। और दूसरे प्रकार का संघट है जिसे कहते हैं अप्रत्यास्थ संघट। अप्रत्यास्थ संघट अप्रत्यास्थ संघट में ये पहला था और दूसरा है अप्रत्यास्थ संघट। इनइलास्टिक कोलिजन। पिंडों का संवेग
तो संरक्षित रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। इसमें पिंडों का संवेग संरक्षित रहता है, पिंडों का संवेग संरक्षित रहता है, यानी m1 u1 m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये तो लागू होता है, परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। इसका मतलब हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर is not equal to half m1 b1 square plus half m2 b2 square। यानी इसमें जो गतिज ऊर्जा है उसका संरक्षण नहीं रहता। तो दो प्रकार के संघट हुए, एक हुआ प्रत्यास्थ संघट और दूसरा है अप्रत्यास्थ संघट। प्रत्यास्थ संघट जब उनके बीच लगने वाला बल संरक्षी बल होगा, गुरुत्वीय बल, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, तो वो संघट जो होगा प्रत्यास्थ संघट होगा। अब ये तो होगा कि जो संघट है वो कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि ये जो संघट है, इस संघट में समानता जो हम अध्ययन करते रहते हैं या जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स रहते हैं, जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़्यादातर प्रत्यास्थ संघट से संबंधित ही रहती है। लेकिन अगर अप्रत्यास्थ संघट से संबंधित भी है, जैसा कंपटीशंस वगैरह में रहता है, तो उसको हम इस आधार पर उसकी भी गणना करते हैं। बस आज तो इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।